नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आगे आगे क्या क्या होता है किसी घटना को लेकर, ये संकेत सिर्फ दिए जा सकते हैं। मसलन 3 चेहरे आपके स्क्रीन पर। पहली घटना दिल्ली की, जहां पर कूड़े को लेकर सवाल उलझा हुआ है, क्योंकि दिल्ली का मतलब सियासत है। तो क्या नेता क्या कूड़ा, हर बात पर सियासत। हड़ताल खत्म होगी नहीं होगी, पैसा मिलने के बाद भी होगी नहीं होगी, बहुत सारे सवाल। और इन सब के बीच हेमा मालिनी की एक दूसरी जमीन वर्सोवा के सामने आई है, और इसमें तो आरोप यह लगा है कि जंगल तक काट दिया गया। ये 1998 में इन्हें जमीन अलॉट की गई थी, यानी उस वक्त के नियम कायदे ताक पर। और इन सब के बीच वसंत पंचमी 12 तारीख को है, लेकिन महत्वपूर्ण 12 नहीं बल्कि जुमे का दिन हो गया है, और उस दिन वहां पर पूजा हो या फिर नमाज पढ़ी जाए, इसको लेके अलग अलग तरीके की बेचैनी हर जगह पर हो गई है। धार में भोजशाला आता है, जिक्र उसका हो रहा था, लेकिन इसमें इंतजार करना है क्या होता है, लेकिन क्या हो रहा है। और जो हो रहा है उसके बावजूद भी आंख मूंद कर उम्मीद और भरोसे का इम्तिहान चल रहा है इस देश के भीतर। आइए जरा इसे टटोलने की कोशिश की जाए, क्योंकि इम्तिहान का मतलब महज छात्रों की परीक्षा नहीं होती, जो वसंत के दौर में ही आती है। दरअसल जब 2 देशों के बीच संबंध भी वसंत के मौके सरीखे लगने लगते हैं, तो उसमें इम्तिहान की घड़ी कहीं ना कहीं संयम भी तोड़ती है, और उम्मीद और भरोसे के बीच में एक लकीर भी खींचती है। कुछ ऐसा ही है पठानकोट हमला। 1 महीना पूरा, हाथ में क्या है, रिपोर्ट देखिए। ठीक महीने भर पहले पठानकोट एयरबेस पर हमले ने दिल्ली तक को सकते में ला दिया था, और महीने भर बाद आज हर की नजर टिकी है कि आखिर एनआईए की जांच में निकल क्या रहा है, और नवाज शरीफ सरकार पठानकोट की जांच में कितनी ईमानदारी बरत रही है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके। तो समूचा सच जानने से पहले यह समझ लीजिए, पठानकोट एयरबेस पर लगी बाढ़ एयरबेस के भीतर से ही काटी गई, और पाकिस्तान ने अब तक जांच में कुछ भी नहीं किया है। यानी पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकवादियों को देश के भीतर से मदद पहुंचाई गई, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जांच को लेकर जो भी भरोसा मोदी सरकार को देते रहे, वो सिवाय समय बिताने के अलावे इस दौर में कुछ भी नहीं है। क्योंकि महीने भर बाद भी पाकिस्तान में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जैश प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, और डिटेन भी नहीं। जिन 3 को पकड़ने का जिक्र किया गया, उसकी कोई जानकारी भारत को आज तक नहीं दी गई। किस कानून या धारा के तहत पकड़े गए आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, भारत को इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता। फोन नंबर को गलत ठहराकर सबूत ही खत्म पाकिस्तान के भीतर मान लिए गए। पाकिस्तान के 6 विभागों को मिलाकर बनाई गई जांच टीम ने किया क्या, कोई नहीं जानता। मसूद अजहर भारत के खिलाफ लगातार लिख बोल रहा है, और ये जो बात समझ में नहीं आती है, समझ के परे है, कि अभी तक उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं किया पठानकोट हमलावरों के खिलाफ। एफआईआर उनको लॉन्च करना चाहिए था। जो सूचना भारत सरकार ने दिया उसके आधार पर एफआईआर तो करना चाहिए था, तभी न जाकर के कानूनी कार्रवाई होगी। अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। और खास बात यह है कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान की जमीन पर रहते हुए पाकिस्तान को भी भारत का साथ देने पर चिता रहा है, और बाकायदा जिहादी पत्रिका अल कलाम में भारत पर और हमले करने की खुली तकरीर भी कर रहा है। और मसूद अजहर पर कोई रोक टोक पाकिस्तान में नहीं है। तो जाहिर है सवाल 3, पहला, क्या भारत के लिए आतंकी संगठन पाकिस्तान की कश्मीर नीति का हिस्सा है, और वहां पर यह आतंकवादी संगठन नहीं कहलाते? दूसरा, क्या भारत बातचीत को लेकर इतना आगे बढ़ चुका है कि उसके पास कोई दूसरे विकल्प नहीं है, या फिर दूसरे विकल्प की दिशा में भारत नहीं जा सकता? और तीसरा, क्या नवाज शरीफ भी आतंकी संगठनों की ताकत के सामने बेबस हैं, या यूं कहें दूसरे पावर सेंटर जो सेना और आईएसआई है, उसके वरदहस्त में ही आतंकवादी मौजूद हैं? भारत ने पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ अजहर के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की, लेकिन पठानकोट हमले के 1 महीने बाद जांच की बात तो दूर, पाकिस्तान ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट यानी एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। यानी इन परिस्थितियों में पाकिस्तान से पठानकोट हमले की जांच की सोचना और नवाज शरीफ के भरोसे पर विदेश सचिवों के जरिए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की सोच ठंडे बस्ते में तो नहीं जा रही। यह हो सकता है, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो देश के भीतर की आंतरिक सुरक्षा को लेकर है, और यह रिपोर्ट एनआईए की है।
इम्तिहान यह नहीं कि पाकिस्तान को लेकर जो भरोसा और उम्मीद लगातार जाहिर की जा रही है, अब उस इम्तिहान का वक्त आ गया है कि वो टूट रहा है। इम्तिहान तो इस बात को लेकर भी है कि उस पार तो बाद में देखिएगा, पहले अपने भीतर तो झांक लें। यहां पर आंतरिक सुरक्षा का क्या हाल है? 54 जगहों पर सुरक्षा के लिए 550 करोड़ चाहिए, यकीनन दे दिया जाना चाहिए। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला पठानकोट एयरबेस है। और एनआईए जिस जांच की दिशा में बढ़ रही है, उसने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, लग ऐसे रहा है उस पार आतंकवादी संबंध इस पार से और दोनों तरफ से मिलकर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए क्या कहती है रिपोर्ट। यह तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ना सोचा होगा कि पठानकोट एयरबेस पर हमले पर एनआईए की जांच आंतरिक सुरक्षा के उन सुराग को बाहर देगी जिसे संभाला न गया तो हमले होते रहेंगे और पाकिस्तान बातचीत के टेबल पर आतंकी हमलों को ही हथियार बनाता रहेगा। यानी पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उससे पहले देश के भीतर के भेदियों को पकड़कर अगर सुरक्षा पुख्ता कर ली जाए तो आतंकवादी ना तो देश में घुस सकते हैं, ना ही एयरबेस सरीखे सबसे संवेदनशील और सुरक्षित जगहों पर हमला कर सकते हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि शुरुआती जांच जो एनआईए कर रही है, उससे ऐसा लगने लगा है कि सीमा पार कराने में सुरक्षा कर्मियों में भेदिये थे, तो एयरबेस पर लगी बाढ़ के तारों को काटने में भी अंदर के भेदिये ही सक्रिय रहे। जी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अब तक की जांच बता रही है कि एयरबेस की 10 फीट ऊंची दीवार के ऊपर लगे कटीले तार को एयरबेस के अंदर से ही काटा गया। किसी को कटे हुए तार दिखाई ना दें, इसीलिए वहां रोशनी भी अंदर से ही कम कर दी गई। हालांकि अभी तक तार की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जांच ने इसके संकेत दे दिए हैं कि सब कुछ जानकारी में रखकर अंजाम दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, आतंकवादियों को एयरबेस में घुसने पर कोई मुश्किल न आए, इसीलिए एयरबेस में घुसने की ऐसी जगह चुनी गई जो फायरिंग रेंज के ठीक सामने हो। यानी फायरिंग रेंज की दीवार आतंकवादियों के लिए ढाल बन जाए। यानी अगर आतंकवादियों के घुसने की जानकारी सुरक्षा कर्मियों को लगती है और वो गोलियां चलाते हैं, तो फायरिंग रेंज की दीवार ही उन्हें बचा लेगी। और वहीं सामान्य हालत में जब एयरबेस के किनारे के 25 किलोमीटर के दायरे में लगातार सड़क पर पेट्रोल होती रहती है या होनी चाहिए, लेकिन घुसने के दिन और हमले के वक्त के बीच 22 घंटों में पेट्रोलिंग ना होने की बात भी अब सामने आ रही है। तो सबसे गंभीर हालात तो यह है कि जिस जगह से एयरबेस में आतंकवादी घुसे, उसकी बाईं तरफ चंद फरलांग की दूरी पर अगर फैमिली क्वार्टर है, तो दाईं तरफ चंद फरलांग की दूरी पर एयरफोर्स के जहाज भी है। यानी सवाल सिर्फ पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का नहीं, बल्कि सीमा पार के आतंकवादियों के संपर्क और संबंध देश के भीतर किस तरीके से हो चले हैं, वह कहीं ज्यादा गंभीर मसला है। दरअसल पठानकोट के बाद बार बार यह जिक्र करना कि एक तरह का इम्तिहान हो रहा है, तो यकीन जानिए इस देश के भीतर असल इम्तिहान तो जनता का है। जनता का इम्तिहान इसलिए क्योंकि सियासत बीते 23 बरसों से, 23 बरस 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट और पठानकोट 23 बरस हो गए। इस 23 बरस के भीतर सियासत खुद को साधती रही और जनता की भावनाओं को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में राजनीतिक तौर पर भुनाने का काम भी करती रही। यह आरोप नहीं है, सच कैसा है जरा रिपोर्ट देखिए। मुश्किल यह नहीं कि सही कौन है और गलत कौन है, या फिर पूर्व गृह मंत्री राजनीति साध रहे हैं या मौजूदा गृह राज्य मंत्री यूपीए सरकार को बेदम और खुद को दमदार साबित कर रहे हैं। मुश्किल तो यह है कि आतंकवादी हमलों के पीछे खड़े पाकिस्तान को लेकर बीते 23 बरस से भारत सरकार की कोई नीति ऐसी रही नहीं जिसके बाद पाकिस्तान की जमीन से कोई आतंकी हमला ना हो। क्योंकि याद कीजिए, 93 के मुंबई ब्लास्ट से लेकर इस बरस 2 जनवरी को सुबह 2 बजे पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बीच 23 बरस गुजर गए और देश में 107 आतंकी घटनाएं भी हो गई। कश्मीर से लेकर कोच्चि तक और मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक देश बार बार घायल हुआ। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों घायल हुए हैं, अरबों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। लेकिन देश के भीतर ये सवाल बार बार गूंजता रहा कि आखिर रास्ता क्या है। याद कीजिए, संसद पर जब हमला हुआ तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोले। पिछले 2 दशक से हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी।
लेकिन ये कहने के बाद भी हालात नहीं सुधरे और फिर मुंबई हमलों के बाद तो खामोश रहने वाले मनमोहन सिंह भी जोश में आ गए। We want from Pakistan to dismantle the terror machine. That's our demand. बावजूद इसके आतंकी हमले नहीं रुके और मुंबई हमलों के ठीक बाद तब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह पर कुछ यूं कहकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा यूपीए सरकार आतंक पर सॉफ्ट है, अल्पसंख्यकों के प्रति नरम है, पोटा गुजरात के आतंकवादी कानून और अफजल गुरु को फांसी न देना सबूत है सॉफ्ट होने का। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। यानी देश की नीति पाकिस्तान की जमीन से होते हुए आतंकी हमलों को लेकर क्या होनी चाहिए, इस पर कोई साफ गोई बीते 23 बरस में किसी भी सरकार के दौर में सामने तो नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान का आतंक चुनावी राजनीति का सबसे बेहतरीन हथियार इस दौर में जरूर बन गया। हमारे जवानों के जो सर काट लिए गए थे और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयपुर जाकर के पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे। जाहिर है नेताओं के बोल सुनकर जनता की भावनाएं भी उछाल मारती, लेकिन निकलता क्या है? और सत्ता में होकर और विपक्ष में रहकर क्या पाकिस्तान से डील करना बिल्कुल अलग हो चला है? क्योंकि सत्ता में होकर पाकिस्तान से बातचीत की बात और विपक्ष में रहते हुए पाकिस्तान को निशाने पर लेने की बात क्या इस देश की सियासी फितरत बन चुकी है? शायद इसीलिए एक बार फिर पठानकोट हमले की जांच और पाकिस्तान से बातचीत के बीच भी देसी सियासत ही आ खड़ी हुई। जब भी इस देश पर भारतीय जनता पार्टी का राज आता है, आतंकवाद को बहुत मौका। कहां कैसे कैसे किस किस रूप में इस देश में सियासत को नहीं जनता को ही इम्तिहान चल रहा है, क्योंकि सियासत साधने के अपने तरीके होते हैं। और इन सब के बीच देखिए वीजा का मसला कल क्या था और आज क्या है। बहुत चीजें पलट गई, स्थितियां भी बदल गई, बयान भी बदल गए, सोच भी बदल गई। रिपोर्ट देखिए। ये इंटॉलरेंस है कि 18 में से 17 लोगों को वीजा मिला और एक आदमी को नहीं मिला। I will also request the government of India to take this up, but this time I will say that मुझे पहले वीजा भिजवा दो तब मैं आऊंगा। महज एक दिन पहले अनुपम खेर ने पाकिस्तानी वीजा न मिलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल भी दागे और तमाम चैनलों में बैठकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा भी किया। उन्होंने खुद को नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा समर्थक और कश्मीरी पंडितों का मसला उठाने की वजह से वीजा न मिलने का सीधा आरोप भी गढ़ा। लेकिन विवाद को 24 घंटे नहीं बीते कि पाकिस्तान ने अनुपम खेर को वीजा ऑफर कर दिया, जिसकी पुष्टि खुद अनुपम खेर ने ट्वीट करके की। लेकिन अब अनुपम खेर ने जाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बसित ने अनुपम खेर को नियम कायदे बताते हुए कहा कि एक कलाकार के रूप में उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें वीजा मिलना चाहिए। अनुपम ने कहा जिन तारीखों को जाना था वो निकल गई। तो सवाल जब कराची लिटरेचर फेस्टिवल 5 से 7 फरवरी के बीच है, यानी अभी भी वक्त है, तो फिर अनुपम कराची क्यों नहीं जाना चाहते? क्या अनुपम खेर को अंदाज नहीं था कि पाकिस्तान उन्हें विवाद के बीच वीजा ऑफर कर सकता है? या फिर विवाद के बाद अनुपम खेर की जो छवि बनी वो उसे बनाए रखना चाहते हैं? हो जो भी, लेकिन अनुपम खेर को वीजा नहीं देने को लेकर पाकिस्तान की अपनी कमजोरी थी जो सामने भी आई। लेकिन वीजा ऑफर होने के बाद और ऑफर ठुकराने के बाद अनुपम के वो फैन दोनों देशों में निराश तो जरूर हुए होंगे, जिन्हें उम्मीद थी पाकिस्तानी मंच पर अनुपम खेर अपनी बुलंद आवाज में बड़े मसले उठाएंगे। इनमें कश्मीरी पंडितों का मसला भी शामिल था। मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। लेकिन आज का सच यही, अनुपम खेर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बड़ी महीन लकीर है दोनों देशों के बीच। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल है, सीमा है और इन सब के बीच उम्मीद और भरोसे का इम्तिहान है। लेकिन कहीं ना कहीं लकीर वाकई बड़ी पतली है, क्योंकि दोनों देशों के भीतर की थोड़ी भी हलचल दोनों देशों की आवाम को भी प्रभावित करती है और सियासत को भी प्रभावित करती है। लेकिन आइए हम आपको लिए चलते हैं दरअसल जिस वक्त पाकिस्तान कोई देश होगा इसका जिक्र तक नहीं था। उस वक्त तो लड़ाई ब्रिटिशर्स से थी, उस वक्त भगत सिंह थे। और संयोग देखिए, भगत सिंह को लेकर केस लाहौर की अदालत में दोबारा खुला है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे
फांसी पर चढ़ने से पहले भगत सिंह नहीं घबराए और हंसते गाते फंदे पर झूल गए। लेकिन क्या उन्हें गलत सजा सुनाई गई? इसी सच को परखने के लिए भगत सिंह की फांसी के 85 बरस बाद लाहौर कोर्ट ने भगत सिंह की फांसी का मुकदमा दोबारा खोलने के लिए एक बड़ी बेंच बनाने का आदेश दे दिया। उस वक्त भगत सिंह पर इल्जाम था कि उन्होंने सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर ब्रिटिश ऑफिसर सैंडर्स की हत्या की। लेकिन पाकिस्तान में बने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा तीनों बेगुनाह थे और इस मामले में 450 गवाहों को सफाई का मौका भी नहीं दिया गया। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो पाकिस्तान में लड़ाई इस बात को लेकर हो रही है कि अंग्रेजों ने जिस भगत सिंह को आतंकवादी करार दिया वो आतंकवादी नहीं बल्कि आजादी का दीवाना क्रांतिकारी था। और फाउंडेशन तो ये चाहता है कि इस मामले में ब्रिटेन माफी मांगे और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को मुआवजा दे। और संयोग देखिए, भगत सिंह हिंदुस्तान की आजादी के लिए शहीद हो गए। तब पाकिस्तान के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और आज जब भगत सिंह की बेगुनाही को लेकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 सदस्यीय संविधान पीठ बैठेगी तो भारत और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्कों में बंट चुके हैं जहां भारत इस सच से दो चार हो रहा है कि उसके देश के दुश्मनों को पाकिस्तान ने सुकून की जिंदगी दे रखी है, चाहे वो हाफिज सईद हो या अजहर मसूद या फिर दाऊद इब्राहिम। और इस मौके पर और कोई नहीं बल्कि ब्रिटेन दाऊद की संपत्ति सील कर रहा है और दाऊद के 4 ठिकानों का पता भी दे रहा है कि वो पाकिस्तान में है। तो भगत सिंह का कद तो खासा बड़ा, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उन्हें 2 बार श्रद्धांजलि दी। लेकिन भगत सिंह की शहादत की नींव पर जिस हिंदुस्तान को आजादी मिली उसी हिंदुस्तान से पाकिस्तान का जन्म हुआ। वो दोनों देश ही आजादी के 68 बरस बाद इतना भरोसा आपस में कायम नहीं कर पाए कि जब भारत घायल होता है, सबूत देता है, तो उन सबूतों पर पाकिस्तान को भरोसा नहीं हो पाता। इम्तिहान तो है और इन सब के बीच देश के भीतर आइएगा तो बड़ी न्यूनतम लड़ाई देश का हर राज्य अपने अपने तरीके से लड़ रहा है। उसमें एक राज्य बिहार और उसमें पटना। गंगा पर पुल बना, रेलगाड़ी चल पड़ी, चेहरों पर खुशियां आ गई। गेटवे ऑफ नॉर्थ बिहार कहे जाने वाले दीघा सोनपुर रेल पुल का आज शुभारंभ हो रहा है और पहली ट्रेन जो है आज पाटलिपुत्रा से यहां पे खुल चुकी है। दीघा सोनपुर पे जो रेल ब्रिज बना है उस पर अब हम सवार होकर पहला स्टेशन पे आ गए हैं। पाटलिपुत्रा से ये ट्रेन खुली थी, तकरीबन 20 मिनट का वक्त लगा। पहलेजा स्टेशन हम इस वक्त आ चुके हैं। कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का माने बहुत कम समय में उत्तर बिहार के लोगों को राजधानी में जाने के लिए, दक्षिण बिहार में जाने के लिए इधर से और गया दिल्ली मुगलसराय की दूरी कम हो जाएगी लोगों को जाने के लिए। जो भी शुरुआत हुआ वो पटना के जो तस्वीर बदल रही है, हमें काफी खुशी हो रही है कि पटना जो नदी के 2 किनारे थे वो नजदीक आए और फासले कम हुई। जो 1997 में हुआ था आज जो है आज सपना जो है लगभग वाकई पूरा हो चुका है। इसमें राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार अपनी सहमति नहीं दे रहा। रेलवे मंत्रालय चाहता है। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। एसएफआई और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच